मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें 1997 का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक तेज रफ्तार कार सड़क पर दौड़ी जा रही है और इस कार में बैठा है जिन। अचानक जिन की आँख खुलती है। वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा है, लेकिन फिर वो अपने सामने अपने माँ, पिता और भाई को देखकर सुकून महसूस करता है। और तभी हमें इनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये सभी एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए आए हैं। जिन जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है, वो उस घर को घूर घूर कर देखने लगता है। वो घर उसे जाना पहचाना सा लग रहा है, मानो ऐसा कि जैसे उसका इस घर से कोई अतीत से रिश्ता जुड़ा हो। लेकिन अभी तक जिन जितना खुद को जानता है, वो ऐसी जगह पर पहले कभी भी नहीं आया। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। वो एक गहरी सांस लेकर घर के अंदर चला जाता है और अब हमें यूसुफ यानी कि जिन के बड़े भाई की कहानी दिखाई जाती है। यूसुफ जो कि पढ़ाई में बहुत ही होनहार बच्चा है, यहाँ तक कि खेलकूद में तो वो नंबर 1 पर रहा है, इसलिए वो हमेशा से लड़कियों का फेवरेट था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिन की बात करें तो वो पढ़ाई में बहुत ही एवरेज और खेलकूद में तो हमेशा से बहुत पीछे रहता है। यहाँ तक कि उसे अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं और उसे जब से ये परेशानी शुरू हुई तब से उसकी दवाई चल रही थी। जिनके पास खुद पर गर्व करने के लिए कोई बात नहीं थी सिवाय एक चीज के, उसका भाई जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसका भाई बहुत होनहार था जिस पर उसे नाज था। लेकिन ये बात 1 साल पहले की है, जब अचानक 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट में यूसुफ का पैर टूट जाता है, जिसके कारण वो आज भी लंगड़ा कर चलता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सबके सब घर के अंदर आ चुके हैं और घर में शिफ्टिंग चल रही है। अब जिन और यूसुफ को एक कमरा शेयर करना पड़ेगा। दरअसल मकान मालिक ने एक कमरे को खाली नहीं किया है। उसी रात जब वो सभी एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे, तभी अचानक जिन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो घर में सबको शांत रहकर उस आवाज को सुनने के लिए कहता है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर सभी बहुत कैजुअली बिहेव कर रहे थे। किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ये कहकर सबने बात को टाल दिया और जब वो सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो एक बार फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है। जिन समझ गया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। वो जिन को समझाते हुए कहता है, बस ये तुम्हारा वहम है और ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई जगह है। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा, इसलिए सब भूल जाओ और मेरे साथ सोने के लिए चलो। लेकिन जिन इस बात से काफी डरा हुआ है, इसलिए यूसुफ उसे बारिश के मौसम में बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वो दोनों एक पहाड़ी पर गए हैं जहाँ से नजारा बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक यूसुफ के फोन पर उसके पिता का कॉल आता है। फोन रखते ही यूसुफ जिन से कहता है, हमें अभी के अभी घर चलना होगा। लेकिन जिन अभी कुछ और देर वहाँ रुकना चाहता है। वहाँ उसे बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा है, इसलिए यूसुफ उसे अकेला वहाँ छोड़कर घर के लिए निकल जाता है। वो भी कुछ ही दूरी चला था कि अचानक वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो यूसुफ को पकड़कर उसे मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये गुंडे यूसुफ को किडनैप करने के लिए आए हैं। इतने में ही शोर शराबे की आवाज जिनके कानों में पड़ती है। वो भागकर पहाड़ी से नीचे की ओर झांकता है तो उसे उस झगड़े में यूसुफ दिखाई देता है। वो अपने भाई को बचाने के लिए भागते हुए आता है, लेकिन नाकाम रहा। तब तक वो गुंडे यूसुफ को पकड़कर ले जा चुके थे। जिन घबराते हुए तुरंत के तुरंत अपने घर वापस आता है, जहां वो इस पूरी घटना के बारे में अपने माँ पिता को बताता है। इवन वो इस घटना की वजह से काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सोते समय जिन को अजीब से सपने आ रहे हैं, जैसे कि उसके सामने कोई बैठक बैठी हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। डर के मारे अचानक उसकी आँख खुलती है, जहां वो अपने सामने अपने माँ पिता को पाता है। जब जिन थोड़ा शांत हो गया तब डिटेक्टिव्स को घर बुलाया जाता है और डिटेक्टिव्स को यूसुफ के किडनैपिंग की खबर बताई जाती है, जहां जिन से उनकी गाड़ी के बारे में पूछताछ की जा रही है। जिनको गाड़ी का नंबर याद है, वो पूरा का पूरा नंबर तुरंत कह सुनाता है। उस नंबर के बारे में पता करने के बाद डिटेक्टिव्स हैरानी से जिन की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल ऐसा तो कोई नंबर मौजूद ही नहीं है जैसा जिन ने उन्हें बताया। जिन और उसका पूरा का पूरा परिवार हर दिन किडनैपर्स के फोन कॉल का वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने यूसुफ को पैसे के लिए किडनैप किया है। और ऐसे इंतजार में धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन अब तक किडनैपर्स का कोई फोन कॉल नहीं आया था और यूसुफ का भी कोई पता नहीं चल पाया था। तभी अचानक 19वें दिन यूसुफ अकेला ही घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर जिन खुश तो है, साथ ही सदमे में भी चला जाता है। जिन यूसुफ से बार बार पूछ रहा है कि आखिर वो इतने दिन कहाँ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। और अब उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर पूरे परिवार को बताते हैं कि यूसुफ को भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन जल्दी ही वो ठीक भी हो जाएगा और इसके लिए आप सबको इंतजार करना होगा।
रात को सोते समय जिन अचानक यूसुफ को कहीं बाहर जाते हुए देखता है और इस दिन जिन अपनी दवाई लेना भी भूल गया था। और दूसरे दिन जब वो यूसुफ के साथ बैठकर खाना खा रहा था तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गए थे, वो भी इतनी रात को, क्या तुम मुझे बता सकते हो? लेकिन वो बाहर जाने की बात से साफ इनकार कर देता है। यहाँ तक कि वो उल्टा उससे कहता है मुझे लगता है तुमने दवाई नहीं ली इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। और इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी जिन कुछ नोटिस करता है यूसुफ जो अब तक लेफ्ट पैर से लंगड़ा कर चलता था आज वो राइट पैर से लंगड़ाते हुए जा रहा है। उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है कि आखिर ये मेरा वहम है या सच। उसी रात जिन स्टडी टेबल पर ही सो गया। उसके सोते ही एक बार फिर से यूसुफ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया, लेकिन जाने से पहले यूसुफ ये सुनिश्चित करता है कि आखिर वो पूरी तरह से सोया भी है या नहीं। इसलिए वो पेंसिल की लेड को उसके आंखों के सामने निकालता है और वो ये काम तब तक करता है जब तक कि वो लेड टूटकर नीचे नहीं गिर गई। और फिर उसे एहसास हुआ कि जिन सच में सो रहा है। और अब यूसुफ के वहाँ से जाते ही हमें पता चलता है कि जिन जग रहा था। आखिर वो इतनी रात को बाहर कहाँ जाता है ये जानने के लिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यूसुफ वहाँ से निकलकर एक गाड़ी में बैठता है और वो गाड़ी उसे ले जाकर सीधे मार्केट के अंदर छोड़ती है। और उसके मुंह में तो सिगरेट भी है, लेकिन वो तो कभी नशा नहीं करता था। थोड़ा आगे जाने पर यूसुफ वहीं रुक जाता है और दो आदमी उसे बातें करना शुरू कर देता है। वहीं जिन छुप छुप कर पीछे से सब कुछ देख रहा था। ध्यान से देखने पर जिन को पता चलता है कि ये तो वही आदमी थे, वही डिटेक्टिव्स जो उस दिन उसके घर आए थे उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन अचानक कोई पीछे से आता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा रखकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद यूसुफ था। दूसरे दिन जब जिन की आँख खुलती है तो वो उसी स्टडी टेबल पर सो रहा था। आँख खुलने पर वो यूसुफ को वहीं अपने सामने देखता है। पैनिक होने के कारण वो तुरंत ही अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है। क्या हुआ, तुमने खुद को बाथरूम में क्यों बंद किया? और अब जिन चिल्लाते हुए उसे रात की पूरी घटना के बारे में कह सुनाता है। अब यूसुफ हंसते हुए उससे कहता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा? आखिर सपने को सच समझने वाली तुम्हारी आदत कब जाएगी? मैं बिल्कुल होश में हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तभी यूसुफ की आवाज आनी बंद हो जाती है। जिन एक रॉड उठाता है और वहाँ से छुपते छुपाते बाहर निकलता है। बाहर आते ही यूसुफ उसे जकड़ लेता है और शांत करवाने की कोशिश करता है। यूसुफ उसे कसकर पकड़कर कहता है क्या कल तुमने अपनी दवाई ली थी? नहीं ली थी ना, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये हेलुसिनेशंस है जो तुम्हें हो रहे हैं, मेरा यकीन करो। जिन शांत हो जाता है क्योंकि सच में कल उसने अपनी दवाई नहीं खाई थी। जिन अपनी दवाई खाता है और यूसुफ घर से बाहर चला जाता है। वो पढ़ने के लिए जैसे ही वहीं अपनी स्टडी टेबल पर बैठता है तो उसे गिरी हुई वही लेड पेंसिल दिखाई देती है। और ये लेड पेंसिल उस बात का सबूत है कि कल रात की घटना बिल्कुल सच है, यानी कि यूसुफ की कही गई हर बात झूठ है। वो इन सब के बारे में अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तभी जिन कहता है लेकिन माँ मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूसुफ के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। कुछ तो है जो वो बड़ी गड़बड़ करने वाला है जिसके बारे में हमें नहीं पता। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कहीं न कहीं जिन के मन में अजीब सी चीजें चल रही थी, यहाँ तक कि उसे घर के हर एक सदस्य पर शक हो रहा था। उसी रात वो अपनी माँ को यूसुफ से बात करते हुए सुनता है और पूरी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये परिवार उसका असली परिवार नहीं बल्कि ये नकली परिवार है। जिन इस बात से पूरी तरह से हैरान है कि ये सभी उसके परिवार बनने का ढोंग कर रहे हैं। इतने में ही जिन की माँ को उसके वहाँ होने का एहसास होता है। वो जैसे ही वहाँ से निकलकर उसके कमरे में चेक करने के लिए जाती है, जिन समय रहते बिस्तर पर लेट चुका था और सोने का नाटक करने लगता है। माँ के जाते ही जिन खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग निकलता है। तभी रास्ते में उसे उसके नकली पिता दिखाई देते हैं जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन वो सबको चकमा देकर भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ वो ऑफिसर से पूरी घटना के बारे में कह सुनाता है। ऑफिसर्स डेटाबेस में उसका नाम ढूंढते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं तुम्हारा जन्म 1977 में हुआ था और तुम्हारी जन्म तिथि के अनुसार इस वक्त तुम 41 साल के हो चुके हो। जिन जोर देकर कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन हुई है क्योंकि मैं तो महज 21 साल का हूँ। ऑफिसर्स उससे कहते हैं अच्छा तुम अपनी एज कैलकुलेट करो और ये बताओ कि ये कौन सा साल चल रहा है। जिन कहता है ये साल 1997 चल रहा है। ऑफिसर्स उसकी ये बात सुनकर हैरान है। तुम पागल हो क्या, ये साल 2017 चल रहा है ना कि 1997। ऑफिसर्स की इन बातों को सुनकर जिन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या कहे और क्या करे। वो जब चारों ओर नजर घुमाकर देखता है तो वहाँ बैठे हुए लड़कों के हाथ में स्मार्टफोन था और सामने टीवी पर न्यूज चल रही थी जो कि करंट न्यूज 2017 की थी। और जब वो सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखता है तो वो सच में 41 साल का नजर आ रहा था।
हारा हुआ जिन हजारों सवालों को अपने मन में लिए हुए सीधा अपने घर वापस चला जाता है। जिन घर पहुंचकर जैसे ही अपने कमरे के अंदर एंटर करता है, वो ये देखकर हैरान है कि उसका पूरा का पूरा घर क्राइम सीन में बदल दिया गया था। उसका भाई यूसुफ एक आम इंसान की तरह उसके सामने आता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ये जो तुम कमरा देख रहे हो जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी माँ की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मामले को संज्ञान में लिया गया और कई सालों की खोजबीन के बाद हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका और अब पीड़ित परिवार ने हत्यारे को ढूंढने के लिए यूसुफ को काम पर रखा और यूसुफ ने जिस हत्यारे को पकड़ा वो कोई और नहीं बल्कि जिन था। और अब यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस समय जिन को पकड़ने के बाद उसे जुर्म कबूल करवाने के लिए जिन को किडनैप कर उसे मारा पीटा जाने लगा, लेकिन जिन किसी भी जुर्म को कबूल करने के लिए बिल्कुल इस बात से इनकार करता है। इतना मारने पीटने के बाद भी एक बार भी जिन ने अपना मुंह नहीं खोला। ये बात सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी, इसलिए एक साइकियाट्रिस्ट पाक को बुलाया जाता है, जहां वो साइकियाट्रिस्ट उसे बताते हैं कि जिनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है और अब उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर जिनकी यादों को उसी साल में भेज दिया जाए और उसके इर्द गिर्द होने वाली उन्हीं घटनाओं को रिक्रिएट किया जाए तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है और फिर वो आसानी से जुर्म को कबूल कर लेगा। दरअसल पूरा परिवार ये जानना चाहता था कि आखिर उस हत्या की रात को क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन ने उन दोनों को मार दिया। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, जिनको हर एक चीजों से दूर रखा गया। लोगों से मिलना जुलना उसका तो बिल्कुल बंद कर दिया गया था ताकि वो उन्हीं पुरानी यादों में रहकर अपनी याददाश्त को जल्द से जल्द वापस ला सके। लेकिन अचानक हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस रात जब यूसुफ की किडनैपिंग हुई और जिन ने ये देख लिया, दरअसल यूसुफ को धोखाधड़ी के केस में किडनैप किया गया था और उसे पुलिस के पास ले जाया गया, जहां वो पूरे 19 दिनों तक जेल के अंदर बंद रहा और 19 दिनों के बाद उसके परिवार ने जमानत करवाई, जिसके बाद वो बाहर निकल पाया। और जिनके कमरे में आ रही वो खौफनाक आवाजें कोई और नहीं बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के द्वारा क्रिएट की जा रही थी, ताकि डर का माहौल पैदा कर जिनको सब कुछ याद दिलाया जा सके। और अब यहीं से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां यूसुफ जिनको गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा है उन दो मासूम जानों के पास जिसकी उसने हत्या की थी, और आज जिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिन अब भी अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा हुआ है। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा, कोई हत्या नहीं की, मेरा यकीन करो। और फिर मौका पाकर गाड़ी से नीचे कूद जाता है और तुरंत भागने लगता है। यूसुफ गाड़ी से उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक एक पेड़ से टक्कर होती है और वहीं दूसरी तरफ रोड पर भाग रहे जिनको एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसे काफी चोटें भी आई हैं, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पता चलता है कि जिनकी याददाश्त वापस आ चुकी है। और अब यहीं से कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें जिन अपने परिवार के साथ दिखाया जाता है। इस वक्त वो कार में अपने असली माता पिता के साथ है, जिनका असली भाई उसका भी नाम यूसुफ था। वो सभी कार में सवार कहीं जा रहे थे, तभी अचानक एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है और मौके पर ही उसके माता पिता दोनों की मौत हो जाती है। वहीं उसका बड़ा भाई यूसुफ गंभीर रूप से घायल हो जाता है, यहाँ तक कि उसका भाई कोमा में चला जाता है। उस पूरी घटना में जिन ही अकेला सुरक्षित बचा था। उसके भाई की सर्जरी होनी है, जिसके लिए उसे बड़ी रकम की जरूरत है, लेकिन उस दौरान के क्राइसिस के चलते इतना पैसा लाना मुमकिन नहीं था। एक दिन जब वो नौकरी की तलाश में अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, तभी उसे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि जिनको जितने भी पैसे चाहिए वो उसे मिल जाएंगे, उसे तो मुंह मांगी रकम दी जाएगी, लेकिन बदले में उसे किसी को मारना है। जिनको पैसों की जरूरत है और इतने पैसे कहाँ से आएंगे, शायद यही एक रास्ता है। इस वक्त उसके सर पे अपने भाई को बचाने का भूत सवार है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसी घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे किसी की पत्नी को मारना है, लेकिन बच्चों को सही सलामत छोड़ देना है। जिन हिम्मत करके उस घर में तो पहुँच जाता है, लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर देती है। वो अपने भाई को बचाने के लिए किसी को मार नहीं सकता और इतना सोचते ही वो वहाँ से जाने लगता है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, अचानक माँ बेटी उसके सामने आ जाती हैं। वो दोनों जिन को देखकर चिल्लाने लगती हैं। जिन पूरी तरह से फंस चुका था और अब हाथापाई के दौरान जिन एक मोटा सा रॉड उठाता है और दोनों के सर पर मार देता है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इतने में ही एक छोटा बच्चा कमरे से बाहर निकलता है। जिन बच्चे को डरा कर तुरंत ही उसे कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है और फिर थोड़ी ही देर में जिनको ये पता चलता है कि ये परिवार तो उसी डॉक्टर का है जो उसके भाई का इलाज कर रहा है। जिन हैरान था कि आखिर वो डॉक्टर अपने परिवार को क्यों मारना चाहता था और अब जिन उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। जिनके पूछने पर कि आखिर तुमने मुझसे ये गलत काम क्यों करवाया कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ और इससे पहले कि मेरे बच्चे सड़क पर आ जाए मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। मेरी पत्नी जिसके नाम पर सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और इसीलिए अपने बच्चों की खातिर मुझे ये काम करवाना पड़ा, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को भी मार दिया
और इसकी कीमत तुम्हारा भाई चुकाएगा, अब वो नहीं बचेगा। जिन डॉक्टर के मुंह से जैसे ये बात सुनता है वो उसे मारना शुरू कर देता है और तभी जोर की झड़प में डॉक्टर का हाथ फिसला और सीधा वो नीचे जाकर गिर गया, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। और अब यहीं से फिल्म वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम जिनको एक हॉस्पिटल में देखते हैं। यूसुफ बना लड़का जो जिनको कहीं लेकर जा रहा था वो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। वो जहर देकर जिनको मारने की कोशिश करता है। जिन कहता है मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। यूसुफ बना लड़का मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वही छोटा लड़का जिसके सामने तुमने उसकी माँ और बहन को मार दिया था और उसे छोड़ दिया था। तुम्हें पता है मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरा घर, मेरा सब कुछ हड़प लिया और मुझे किसी अनाथालय में बेसहारा छोड़ दिया मरने के लिए। और तुम्हें पता है ये सब नाटक मैंने रचा तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे होश और हवास में रहते हुए तुम्हें मार सकूं। अच्छा, एक बात जानना चाहता हूँ, क्या उस दिन मेरी माँ को मारने के लिए मेरे पिता ने तुमसे कहा था? लेकिन जिन मुस्कुराते हुए इस बात से साफ इनकार कर देता है और पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। लेकिन इतने सालों से जिन के साथ रहते हुए वो उसके चेहरे को साफ पढ़ पा रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसके पिता ने ही जिन से ये सब कुछ करवाया, इसलिए बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं जिन, जिसे बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उसने एक पूरे मासूम परिवार को मार दिया। उसे जीने का कोई हक नहीं, इसलिए वो खुद को एक पॉइजन इंजेक्ट कर लेता है और वहीं मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूसुफ बना वो लड़का अपने पिता के इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक पहुंचे और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाते रहें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching the video.